छात्रों को लाया जा रहा है और कैसे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके अलावा और भी दूसरे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम आर के तिवारी साहब से लेंगे। तिवारी साहब, पहले तो आपको इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। सर, मेरा पहला आपसे सवाल यह है कि आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहां पूरे देश में हम देखें बहुत सारे दूसरे राज्य हैं जो लगातार कोरोना मरीज से परेशान हैं। आपके यहाँ इस समय कितने नंबर हैं, कोरोना के पेशेंट कितने हैं? जैसे 1685 हैं, कितने ठीक हो गए? और उन ये जो आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया है उसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे ये संभव हो पाया? वर्तमान में जैसे आपने बताया है कि 1685 हमारे यहाँ सक्रिय कोविड-19 से पीड़ित मरीज हमारे कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। सर, अब तक 555 मरीज ठीक होकर के डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 3 माह से निरंतर बहुत ही नियोजनबद्ध रूप से इसके बारे में कार्रवाई चल रही है और जो भी इस डिजीज़ को कंटेन करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, इसकी रोकथाम करने के लिए, इसके उपचार करने के लिए, वो कार्रवाई निरंतर की जा रही है। हमारे यहाँ जो केसेस हुए हैं ये निश्चित रूप से अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कम है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हमारे यहाँ कोई भी केस ना आए और इसको पूरी तरह हम समाप्त कर सकें। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे मजदूरों को लाने की घोषणा ये हुई कि बाहर से जो व्यक्ति फंसा हुआ है उसको अब आप लोग जो है ले आ सकते हैं अपने प्रदेश में, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की जा रही है? कैसे कोई भी आम आदमी जैसे मध्य प्रदेश में फंसा है, महाराष्ट्र में फंसा है, तो किस तरीके से क्या करके वो आपके अफसरों से संपर्क कर सकता है? कैसे आपके यहाँ से जब बस उसको जाएगी लेने तब उसको पता चलेगा? जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए कि कैसे एक आम आदमी, एक मजदूर, एक गरीब आदमी जो बाहर फंसा है वो अपने घर वापस आ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम पूरे देश में सबसे पहले यह कार्रवाई की है कि हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो लॉकडाउन की वजह से अन्य प्रदेशों में फंस गए हैं, उनको अपने अपने गृह जनपदों में अपने अपने घरों तक हम पहुंचाएं। इसी क्रम में कोटा में जो हमारे विद्यार्थी थे राजस्थान में, लगभग 11,000 विद्यार्थियों को लाया गया है, उनके घरों तक पहुंचाया गया है। हरियाणा से लगभग 12,000 जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको वहाँ से ला करके लाया गया है और घरों में पहुँचाया गया है। सर, मध्य प्रदेश से भी हम अब ला रहे हैं जी, राजस्थान से भी ला रहे हैं, उत्तराखंड से भी ला रहे हैं और चरणबद्ध रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न प्रदेशों को पत्र भेजे गए हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि जो भी आपके यहाँ क्वारंटाइन में व्यक्ति हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करके उनकी सूची हमें दे दें, ताकि हम जब वो यहाँ आते हैं तो उसकी पूरी व्यवस्था कर सकें, ताकि हमारा संक्रमण न बढ़े और हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो। यानी सर, आप ये कहना चाहते हैं कि जो क्वारंटाइन लिस्ट है वहाँ पे, वो सूची आपको सरकार वहाँ से भेजेगी, जिन जिन लोगों को आपके मुख्यमंत्री जी की तरफ से पत्र लिखा गया है? जी, हम लगातार उन राज्यों के संपर्क में हैं और उन राज्यों के, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रत्येक राज्य के लिए 16 वरिष्ठ IAS अधिकारी और इतने ही वरिष्ठ IPS अधिकारियों की ड्यूटी नोडल अधिकारियों के रूप में लगाई गई थी और इन सभी के हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, इनके कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और प्रदेशों से निरंतर हमारे जो भी माइग्रेंट्स हैं, जो भी श्रमिक हैं, जो लोग फंस गए हैं, चाहे पर्यटक हों चाहे छात्र हों, उनसे निरंतर हमारा संपर्क बना हुआ है। प्रतिदिन कई हजार लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं जिन्हें हम अटेंड कर रहे हैं। उनको भी हमने बताया है ये कि चरणबद्ध रूप से हम सभी को, जो भी यहाँ प्रदेश में आना चाहता है, सभी को यहाँ लाएंगे, लेकिन इसमें एक हम चरणबद्ध रूप से एक इस तरह से लाएंगे जिससे कि कोई अव्यवस्था ना हो और संक्रमण ना बढ़े, ताकि उनके आने में उन्हें कोई कठिनाई ना हो। सर, जैसे आपने कहा कि आप चरणबद्ध तरीके से लाना चाहते हैं, जैसे सर कोई आदमी अपने आप को रजिस्टर्ड अगर आपके यहाँ कराना चाहता है या वो आना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? जरा आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश। आपने कहा कि नंबर हैं सारे नोडल अफसरों के, उन नंबर्स पे वो डायल करें। देखिए, उन नंबर्स पर डायल तो वो करते हैं अगर उन्हें कोई भोजन की समस्या है, राशन की दिक्कत है, चिकित्सा की कोई समस्या है,
लेकिन जहाँ तक यहाँ आने का जी प्रश्न है, जी इसमें उन्हें अपने स्थानीय जो कंट्रोल रूम हैं, जो उनके स्थानीय प्रशासन हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनके यहाँ अपना नाम अंकित कराना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया, पहली प्राथमिकता उनकी है जो अभी अस्थायी शेल्टर होम में है, क्वारंटाइन होम्स में है, सबसे पहले उनको लाने की प्राथमिकता है। ऑब्वियसली 14 दिन अगर उन्होंने बिता लिया है तो उनको आना ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। तो जो क्वारंटाइन में है या शेल्टर होम में है, उनकी मेडिकल टेस्ट हो जाए कि उन्हें कोई सिम्टम तो नहीं है, वो कहीं इस बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। सर, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है तो उसे फिर ट्रैवल करना ना उसके हित में है, ना ही अन्य लोगों के हित में है। तो जो अगर व्यक्ति इन्फेक्टेड है या उसके अंदर इसके सिम्टम्स हैं, तो उसे वहीं रह करके उसको क्वारंटाइन में रहना चाहिए, वॉच करना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। बहुत बढ़िया। सर, आप मुझे ये बताइए कि अगर बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ पे उनको क्वारंटाइन फिर से करेंगे आप, उसकी क्या व्यवस्था है? शेल्टर होम्स की लगातार बातें हो रही थी, उनको आप किस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और कब घर जाने की स्थिति में वो होंगे? जो भी व्यक्ति दूसरे प्रदेशों से हमारे यहाँ आते हैं जी, उनका आने पर उन्हें टेम्परेरीली क्वारंटाइन होम में लाया जाएगा। वहाँ उनकी पूरी मेडिकल जांच की जाएगी, उन्हें वहाँ भोजन की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें यहाँ से अपने गृह जनपद में जाने के लिए सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इस बारे में निर्देश दिए हैं कि उन्हें राशन का पैकेट भी दिया जाएगा, ताकि जब वो अपने घर पहुँचें तो तुरंत उनके सामने भोजन की समस्या ना हो। तो प्रदेश सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है कि हमारे जो भी मजदूर हैं, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, ना तो उन्हें उनसे कोई संक्रमण फैले और ना ही उन्हें कोई खाने पीने की असुविधा हो। तो सर, जैसा आपने कहा कि क्वारंटाइन हुए हुए अगर लोग यहाँ आएंगे तो इनको आप रखेंगे नहीं, इनका मतलब चिकित्सकीय परीक्षण कराएंगे, देखेंगे और उसके बाद उनको भेज देंगे? आवश्यकता होगी तो कुछ दिन के लिए रखा भी जा सकता है। ये आवश्यकता निर्णय जो हमारी टीम है, जो मेडिकल जांच करने वाली टीम है सर, और जो स्थानीय प्रशासन है, वो निर्णय लेगा कि किस व्यक्ति में को क्वारंटाइन में रखने की आवश्यकता है और किस व्यक्ति को जांच करने के बाद आदि भेजा जा सकता है। बहुत अच्छा। सर, आप मुझे ये बताइए कि जो हॉट स्पॉट जोन है, अगर वहाँ का कोई रहने वाला व्यक्ति है तो क्या वो तो उस इलाके में जा नहीं पाएगा? क्योंकि रेड जोन में अगर है तो मैं नहीं समझता कि वो जा पाएगा। तो इसके लिए भी क्या कोई ऐसी व्यवस्था की गई है आप लोगों की तरफ से? देखिए, जो व्यक्ति अपने घर में जा सकेंगे उन्हें घर में ले जाया जाएगा। जो व्यक्ति अपने घर में नहीं जा सकते हैं किसी कारणों से, जी, उनके लिए हमने यहाँ शेल्टर होम बनाए हुए हैं। उनमें सभी तरह की व्यवस्थाएं, सफाई की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बिजली पंखे की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रत्येक ज़िले में हमारी पूरी तैयारी है। हमने पर्याप्त शेल्टर होम बनाए हैं जहां इनको रखने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। अच्छा सर, मैं आपसे अब हमारा दूसरा सवाल ये है कि कोरोना का इलाज तो आप लोग पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जो दूसरी बीमारियां, आप देखिए कि अगर किसी एक हॉस्पिटल में एक कोरोना मरीज मिल गया तो वो सील हो गया, बंद हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग अब सामने आ रहे हैं जिनका कीमो नहीं हो पा रहा है, जिनकी डायलिसिस नहीं हो पा रही है। तो सर, क्या इसके लिए सरकार कुछ सोच रही है? सर देखिए अरविंद जी, दो तरह के मरीज इसके अलावा होते हैं जो नॉन कोविड पेशेंट जिन्हें हम कहते हैं। जी, एक तो वो होते हैं जिन्हें छोटी मोटी समस्या है, जो हमारे आउटडोर में आते हैं। ऐसे मरीजों को, चूँकि आउटडोर की सेवाएं अभी स्थगित हैं, उनके लिए हमने प्रत्येक ज़िले में स्थानीय IMA से संपर्क करके उनके सहयोग से सरकारी भी और निजी चिकित्सकों की सूची बनाई है। उनके परामर्श देने के समय निश्चित किए हैं। उनके फ़ोन नंबर हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाले हैं, लोगों को बताए हैं, ताकि अपनी कोई भी जो चिकित्सीय समस्या है उस पर वो टेलीफोनिकली परामर्श ले सकें और इलाज कर सकें। यानी जो लिस्ट आप लोगों ने जारी की है प्रत्येक जिले में जारी की है, मीडिया में भी दी गई है, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गई है। इसके अलावा जो हमारे इमरजेंसी के मरीज हैं, उनके लिए भी प्रत्येक जिले में व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकारी अस्पतालों में भी इमरजेंसी खुली हुई है। इसके अलावा प्राइवेट चिकित्सालयों में भी इमरजेंसी खोली गई हैं। लेकिन इमरजेंसी खोलते समय हमने कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा है। जी, सभी निजी चिकित्सालयों में भी और सरकारी में भी एक तो ये आवश्यक है कि जो भी लोग इमरजेंसी को खोलें और मरीजों का इलाज करें, उनका प्रशिक्षण हो जाए, ताकि कहीं कोई कोविड से संक्रमित मरीज आकर के डॉक्टर्स को या उनके हॉस्पिटल को संक्रमित ना कर दे। उसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल भेजा है। उनका एक जांच की जाएगी, प्रिलिमिनरी जांच की जाएगी, और जिनमें अगर कोविड के कोई लक्षण हैं
तो उन्हें कोविड अस्पतालों में भेजा जाएगा, अन्यथा उनका इलाज वहाँ किया जाएगा। दूसरी बात हमने ये की है कि इनके पास कोविड से बचाव के उपकरण भी होने चाहिए, पीपी किट होनी चाहिए, N95 मास्क होना चाहिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति कोविड से संक्रमित आ गया तो उससे हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल, नर्सेज और अस्पताल हमारे संक्रमित ना होने पाए। बहुत बढ़िया सर, मुझे लगता है कि इसका प्रचार प्रसार हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता नहीं होगा, इस वजह से कन्फ्यूज़न है। सर एक और मेरे मन में सवाल ये है कि आप लोगों ने क्या भारत सरकार से कुछ ट्रेनें भी डिमांड की हैं अपने लोगों को लाने के लिए, या इस तरह की कोई ऐसी व्यवस्था करने के लिए कुछ की गई हैं? जैसे मैंने बताया है, चरणबद्ध रूप से और एक सुनियोजित ढंग से सर जो भी हमारे व्यक्ति दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं उन सभी को लाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जो लोग पास के राज्यों से हैं उन्हें बसों से लाया जा रहा है, लेकिन जो सुदूरवर्ती राज्य हैं उन्हें लाने के लिए भारत सरकार ने विशेष ट्रेन चलाए जाने की अनुमति दे दी है। तो ऐसे व्यक्तियों को ट्रेन से भी लाया जाएगा, और लेकिन उस बारे में भी हमें पूरी सावधानी जो बरतनी है कि लाने वाले व्यक्तियों की सूची बने, वो क्वारंटाइन होम से हों और उनकी चिकित्सीय जांच हो गई हो कि वो कोविड से संक्रमित नहीं है, और उनके लाने की पूरी सूचना हो, ताकि यहाँ पर जब वो आते हैं तो यहाँ की व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से किया जा सके। अच्छा सर, ये बताइए मुझे कि जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं अलग अलग जगहों पे, कहा यह जा रहा है कि भाई वेंटिलेटर्स आप लेके आ रहे हैं, पोर्टेबल वेंटिलेटर्स लेके आ रहे हैं, इंफ्रारेड मीटर्स लेके आ रहे हैं, तो ये सारे जनपदों में उपलब्ध हो गए हैं? सभी जनपदों में अब तक हमारे पास 2000 से अधिक वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन आपने देखा होगा वर्तमान में हमारे ना के बराबर मरीज हैं जो वेंटिलेटर्स पे हैं, उसकी संख्या 1% से भी कम होगी। लेकिन हम इसमें पूरी सावधानी बरत रहे हैं। जो हमारे यहाँ लेवल 2 और लेवल 3 के जी कोविड अस्पताल हैं, वहाँ पे हमारा प्रयास है कि कम से कम 10% बेड्स में हम लोग वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराएं, और उसके लिए हम पोर्टेबल वेंटिलेटर्स भी प्रोक्योर कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि राजस्व, पूरी तरीके से राजस्व का आना बहुत आवश्यक होता है किसी भी सरकार के लिए, और जो कोरोना की हालत है अगर आप देखें तो इतनी भयावह है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने राजस्व को छोड़ दिया है बहुत सारे मामले में। अब आने वाला जो समय है सर वो बड़ा चुनौतीपूर्ण है, तो कैसे राजस्व को फिर से ठीक करने का, पटरी पे लाने का काम आप लोग करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार के सामने, प्रत्येक सरकार के सामने चुनौती है कि संसाधन बने रहें, क्योंकि कोविड पर भी व्यय होना है, कल्याणकारी कार्यों पर भी व्यय होना है। जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो फेरी वाले हैं, जो समाज के गरीब लोग हैं, उनके ऊपर भी सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको लाभान्वित करना है। तो इसके लिए एक चुनौती है, लेकिन सरकार इसके बारे में कार्रवाई कर रही है। हम लोगों ने जैसे कि जो भी प्रॉपर्टीज़ का पंजीकरण है उसकी व्यवस्था प्रारंभ कर दी है, उससे हमें स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के रूप में धनराशि प्राप्त होती है। इसके अलावा धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से हमारी आर्थिक गतिविधियाँ और व्यावसायिक गतिविधियाँ भी शुरू हों, इसकी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, इसकी कार्य योजना बना ली गई है। जैसे कि आप अवगत हैं, पहले हमने सब्जी और किराने की दुकानें खोली थीं, दवाओं की दुकानें खोली थीं, फिर इसके बाद जो बिजली, पंखे आदि की दुकानें खोली गई हैं। अब हमने निर्णय लिया है कि जो निर्माण कार्य हैं और उससे जुड़ी हुई सामग्री है, उसकी दुकानें कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे कस्बों में खोल दी जाएं। मोबाइल रिपेयर की दुकानें खोल दी जाएं। तो धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से हम जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हम पहले ही खोल चुके हैं, तो धीरे धीरे हम जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं उनको भी बढ़ा रहे हैं, और प्रयास ये है कि एक बैलेंस रहे। एक तरफ हमारे जो रोग हैं उस पर भी नियंत्रण रहे, वो भी ना फैले, और दूसरी तरफ हमारी आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती रहें। इसके लिए हमने जो हमारे ग्रीन जोन्स हैं सर, उनमें विशेष रूप से इन गतिविधियों को सक्रियता से करने का निर्णय लिया है।
सर पूरे प्रदेश में अगर हम देखें तो रेड जोन कितने जिलों में है, उसके अलावा ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, क्योंकि अब रेड जोन ऑरेंज में आएगा उसके बाद ही ग्रीन में आएगा, तो कितने हैं पूरे प्रदेश में अगर आपने आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो? देखिए ये संख्या एक डायनामिक है, प्रतिदिन ये चेंज होती है, क्योंकि रेड जोन का क्राइटेरिया जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ एक्टिव केसेस कितने हैं, किस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं, और वहाँ हम टेस्टिंग कितनी कर रहे हैं, कितना हमारी जो इसकी बचाव की कार्रवाई है वो कितनी है। तो वर्तमान में अभी हमारे 19 जिले हैं जो रेड जोन में हैं और 20 जिले ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में हैं। तो जैसे जैसे इन जोन्स में, लेकिन इन जोन्स में भी, रेड जोन्स में भी अगर कोई नगर निगम है, अगर वहाँ पर कोई केस नहीं आया है 21 दिन से, तो वो भी हम एक कैटेगरी नीचे मानते हैं, उसको नीचे मान लेते हैं। तो इसके बारे में गाइडलाइंस बनी हुई हैं सर, और उन्हीं गाइडलाइंस के क्रम में हम आर्थिक गतिविधियाँ शुरू कर रहे हैं। मनरेगा के कार्य हमने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू कर दिए हैं, बड़े पैमाने पर शुरू हो गए हैं। लगभग 11-12 लाख मजदूर हमारे इस समय मनरेगा कार्यों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सड़क निर्माण के कार्य शुरू कर दिए हैं। तो जैसे जैसे ये गतिविधियाँ बढ़ेंगी, हमारी सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों को रोजगार मिलेगा। सर आपका प्रदेश शुरुआत में अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे जैसे मरकज से लोग निकले, जमात के लोग निकले, उन्होंने पूरे प्रदेश में संख्या बढ़ा दी। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी कानपुर की जैसे घटना हुई, सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की, जो जमाती लोगों की वजह से बच्चे इन्फेक्टेड हो गए। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो पूरे प्रदेश में अब तक कितने लोग ऐसे जो हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया कि नहीं ये जमात के लोग हैं, और उनके खिलाफ बहुत सारे लोग ऐसे भी आइडेंटिफाई होंगे जिन्होंने तोड़फोड़ किया, सरकार को एक नया कानून बनाना पड़ा कि हम उनके ऊपर अर्थदंड लगाएंगे, उनके खिलाफ NSA लगाएंगे, कितने सारे ऐसे लोग हैं सर, अगर कोई आंकड़ा बता सके आप तो? देखिए जितने भी लोग हमारे पॉजिटिव केसेस आए हैं सर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगभग 70% हमारे पॉजिटिव मामले जमात या जमात से संपर्क में आए हुए लोगों के हैं। इसमें निश्चित रूप से बहुत ही गैर जिम्मेदारी की गई है, और लेकिन अब हमने इस पर पूरी तरह से हमने नियंत्रण कर लिया है। जिन व्यक्तियों ने भी कानून का उल्लंघन किया है उनके विरुद्ध बड़ी कठोर कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं सर, और उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सर दो और बड़ी चीज़ें हैं, एक तो खाद्य और रसद को लेके लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, खाद्य रसद की सप्लाई सुनिश्चित किया है। बहुत सारे ऐसे लोग भी उसमें पाए गए हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उनको भी आपने राशन देने का काम किया है। आपको नहीं लगता सर कि आने वाला समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है? जिस तरीके से गरीबों की संख्या है, मजदूरों की संख्या है, तो उसकी व्यवस्था कैसे करना आप लोगों ने सुनिश्चित किया, क्योंकि ये लगातार अभी फिलहाल तो खत्म होने का नाम तो नहीं ले रहा है। ये कोरोना के विरुद्ध हमारी लड़ाई लंबी हो सकती है जी, और इसके लिए हमें इसलिए एक पूरी रणनीति बना के काम करना है। उसकी नीति बनाई गई है। हमें विश्वास है कि इस पे हम जल्दी विजय प्राप्त करेंगे। जो हमारे लोगों को रोजगार देने की बात है, जो लोगों को राहत देने की बात है, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा आप जानते हैं, इस सब पर करने के लिए 11 टीमें बनाई हैं। माननीय वरिष्ठ मंत्रीगण की अध्यक्षता में टीमें बनाई गई हैं और वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में भी बनाई गई हैं, और सभी लोग मिलकर के विभिन्न क्षेत्रों में पूरा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने इस मामले में पहल की है। आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि अब तक लगभग 30 लाख श्रमिकों को और निराश्रितों को सहायता दी गई है। सर, अब तक लगभग 8,000 से भी अधिक उद्योग प्रारंभ कर दिए गए हैं। पेंशनरों को एडवांस में लगभग 86 लाख से अधिक पेंशनरों को एडवांस में पेंशन दी गई है। मनरेगा के लाभार्थियों को बड़ी संख्या में 27 लाख से भी अधिक कार्ड धारकों को उनकी मजदूरी का वितरण किया गया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भी और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है, और लगातार मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार कम से कम आगामी 1 माह में कम से कम 15 लाख लोगों को, अतिरिक्त लोगों को रोजगार देने की हमारी योजना है। तो ये सारे लोग सर मनरेगा से थे या मनरेगा नहीं, ये मनरेगा से भी होंगे। इसके अलावा ODOP
में होंगे, MSME में होंगे, ये नेशनल लाइवलीहुड मिशन से होंगे, बहुत सारी योजनाएं हमारी हैं। उन सभी को हमने इंटीग्रेट करते हुए एक साथ इन सभी योजनाओं में उनको लाभान्वित करेंगे। दूसरा सर, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चों की शिक्षा, क्योंकि स्कूल और कॉलेज बंद हैं, वो भी एक बड़ी चुनौती है सर। और अगर आप देखें तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना भी सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या किया है, और जो कॉलेजेस के जो एग्जाम्स होने हैं या जो उनका आगे का सेमेस्टर चलना है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? विद्यालयों में अध्यापन, यद्यपि विद्यालय बंद हैं अभी जी, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे पोर्टल्स भारत सरकार के भी हैं, प्रदेश सरकार ने भी डेवलप किया है। उन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था है। हमारे शिक्षा विभाग ने व्हाट्सएप ग्रुप बना करके भी एक पहल की है, अनूठी पहल की है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थियों का ग्रुप बना करके प्रतिदिन उनको जानकारी दी जा रही है, उनको टेस्ट दिए जा रहे हैं, उनकी शंकाओं का निराकरण किया जा रहा है। इसके अलावा टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से भी बराबर उनको क्लासेस की जा रही हैं, उनको पठन पाठन की कार्रवाई की जा रही है। और जैसे ही हमारी स्थिति अनुकूल होती है, हम उचित समय पर प्रयास करेंगे कि विद्यालय भी खुलें। सर एक बात तो कहा जाएगा कि सबसे पहला बहुत सारे काम जो है आपके मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेके किया। जैसे कोटा से छात्रों को लाना, सबसे पहले निर्णय आपके मुख्यमंत्री जी ने लिया। मजदूरों को सबसे पहले लाना है, वो उसका निर्णय भी सबसे पहले आपके मुख्यमंत्री जी ने लिया। उसके अलावा जो भी नया निर्णय था, सबसे पहले बंदी का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी जगहों पे लिया। तो हम लोग ये मान के चलें क्या, अभी मैंने देखा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने आज कोटा जो है बहुत सारी बसें भेजी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी जो है एकदम सुपर सीएम की तरह उन्होंने काम किया। देखिए, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की सारी प्रशासनिक मशीनरी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में काम कर रहे हैं। वो प्रतिदिन स्वयं समीक्षा करते हैं, 24/7 एक एक चीज़ पर, बड़ी विषय से लेके छोटे से छोटी बात पे पल पल की जानकारी रखते हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। और प्रदेश में जो इतना अच्छा कार्य हुआ है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की वजह से ही हुआ है। यानी सुपर सीएम कहने में अब कोई दो राय नहीं है क्योंकि उस तुलना हम लोग कर रहे थे तो ये हुआ कि भाई सारे निर्णय सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुए। इसके लिए भले राजनीति बाकी प्रदेशों से हुई, लेकिन निर्णय सबसे पहले यही हुए। हमारे प्रदेश में बहुत सारे अच्छे प्रयोग हुए हैं, निरंतर हो रहे हैं, और इससे बाकी प्रदेश भी लाभान्वित हो रहे हैं, वो भी इसको अपने यहाँ लागू कर रहे हैं। सर कोई दवा बनाने को लेके भी प्रदेश में कुछ काम हो रहा है क्या? कोविड की दवा को लेके बहुत सारी बातें कही जा रही थी, क्या कुछ उसको लेके भी कोई प्रगति है ऐसी? देखिए, लगातार हमारी जो हमारे टॉप चिकित्सालय हैं, SGPGI हैं, KGMU हैं, ये लगातार इस दिशा में लगे हुए हैं। प्लाज्मा थेरेपी एक उसी क्रम में, और वही बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी KGMU ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से भी प्रयोग किया है। अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसका ये फाइनल ट्रीटमेंट है, लेकिन ये प्रयोग की स्थिति में है और मुझे विश्वास है कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। चलिए सर, मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप लोग एक ऐसे नेतृत्व के अंतर्गत काम कर रहे हैं जिसको आगे के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपने आप पता होती हैं। और शायद यही कारण है कि आप लोग जो है कंधे से कंधा मिलाकर लगातार इस भयानक और भयावह बीमारी से लड़ रहे हैं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी RK तिवारी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। और इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बहुत सारे कामों को हम लोगों ने शानदार तरीके से किया, जिसका अनुसरण अब दूसरे राज्य कर रहे हैं। लेकिन आगे की हमारी चुनौती कठिन है, इसलिए सभी लोगों को तन मन धन से तैयार रहना पड़ेगा और तभी हम इस बड़ी लड़ाई को जीत पाएंगे। तो ये थे श्री RK तिवारी। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।